नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर हमने अपना एक विशेष सीरीज शुरू की है, संघ को समझने की, संघ के मायाजाल को समझने की। और उसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं गुरु देवदर साहब, जो संघ को 60 साल से अंदर से समझते हैं। वो नागपुर के तो हैं ही, लेकिन संघ की शाखाओं में रहे हैं, संघ के विचार को समझते हैं, संघ के कार्यक्रम को समझते हैं और संघ कैसे काम करता है, उसके मायने क्या होते हैं। जो भ्रम हमें बना रहता है कि उन्होंने जब ये कहा तो उसका क्या मतलब होगा। और पहले बात सवाल सबसे पहला ये आता है कि संघ को शुरू करने की जरूरत क्या रही। जो संघ के आद्य सर संघ चालक हैं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार साहब जिनको कहते हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ी। वो पहले कांग्रेस में थे और अभी पिछला, यदि आपने हमारा कार्यक्रम देखा होगा, उसको पसंद किया होगा, आपने बहुत पसंद वहां पर आया है, लोगों ने बहुत उसको अपनी राय जाहिर की है। तो सवाल सबसे पहला ये आता है कि संघ को तो हम पहले बाद में समझेंगे, पहले ये समझेंगे कि जरूरत क्या पड़ी संघ की। क्योंकि हेडगेवार साहब कांग्रेस के उस वक्त मजबूत नेता थे और 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के सफर में। और उसकी व्यवस्था देखी थी डॉक्टर हेडगेवार ने। उससे पहले वो आजादी के आंदोलन में जो एक सशस्त्र क्रांति थी उसमें भी जुड़े हुए थे और किस तरह से वो सब काम कर रहे थे। तो क्या जरूरत रही और उनका मेंटल मॉडल क्या था, इसको समझते हैं देवदर साहब के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सवाल हुए जब ये कार्यक्रम पहला हुआ कि संघ को समझने का, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है कि ये बेहतर कार्यक्रम है संघ को समझने का, और खास मौके पर कि जब संघ के 100 साल हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई संघ को तो बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझाइए कि संघ को शुरू करने की क्या जरूरत है। बहुत संगठन होते हैं देश में, सामाजिक संगठन भी हैं, सांस्कृतिक संगठन भी हैं। उस वक्त भी आर्य समाज और जो दूसरे समाज थे हमारे, वो काम कर रहे थे। विवेकानंद का पूरा मूवमेंट काम कर रहा था। गांधी जो है सामाजिक आंदोलन में लगे हुए थे। देश सांस्कृतिक के अलावा राजनीतिक आंदोलन में लगा हुआ था। तो डॉक्टर हेडगेवार को क्यों जरूरत महसूस हुई संघ को शुरू करने की? विजय जी, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं। 21वीं शताब्दी की जो भाषा है, नौजवान लोगों की भाषा है, वो भाषा आप बोलते हो तो मुझे भी वर्ल्ड लेटेस्ट परिभाषा में संघ बोलने में मेरे को भी मजा आती है। तो आपने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर हेडगेवार जी का मेंटल सॉफ्टवेयर क्या था। अच्छा, इंटरेस्टिंग साइंटिफिक क्वेश्चन है। ये मेंटल सॉफ्टवेयर अपने यूज करने की वजह से पहले मैं कंप्यूटर की परिभाषा में बोल देता हूं। कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर का मतलब आदमी के बारे में सोचना है तो हार्डवेयर का मतलब उसका ब्रेन होता है जी। जो ब्रेन माता पिता की वजह से मिलता है। ब्रेन यानी इनहेरिटेंस से आता है, किंतु वो ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, जिसको सोशल रेफरेंस में बोलना है तो कल्चर, सॉफ्टवेयर का मतलब कल्चर। तो जो कल्चर होता है ये खून से नहीं आता, ये ब्लड से नहीं आता, ये जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ये एक्वायर्ड है, ये प्रशिक्षण से मिलती है, संस्कार से मिलती है। तो मेंटल सॉफ्टवेयर यह कंसेप्ट एक्वायर्ड नॉलेज पर आधारित है, उनके खून पर, उनके जीन पर आधारित नहीं। और कंप्यूटर साइंस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आदमी के लिए यूज करना है तो ह्यूमन का, मानव का जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो नेचर पूरे दुनिया में हर मानव का नेचर एक ही रहेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हर आदमी का कल्चर बदलेगा जो एक्वायर्ड प्रोग्राम है। तो हेडगेवार जी का मेंटल सॉफ्टवेयर यह रेस या उनकी कास्ट या उनका वर्ण, इसका रेफरेंस इसमें नहीं आता। उनका एक्वायर्ड नॉलेज क्या है। तो मैं हेडगेवार जी के मेंटल सॉफ्टवेयर में पहला एक पॉइंट बतलाना पसंद करूंगा कि उनके हीरो कौन थे। आदमी हीरो को, जो अंदर का हीरो होता है, उसको फॉलो करता। तो हेडगेवार जी के दो हीरो थे। एक थे विद्यारण्य स्वामी। कौन है ये विद्यारण्य स्वामी? सबको
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य तो पता है, किंतु 300 साल का जो विजयनगर का साम्राज्य है उसके कौटिल्य थे विद्यारण्य स्वामी। तो 300 साल का यह साम्राज्य विजयनगर का एस्टेब्लिश करने वाले विद्यारण्य स्वामी डॉक्टर हेडगेवार जी के हीरो थे, और डॉक्टर हेडगेवार जी का दूसरा हीरो था रामदास स्वामी। अब काफी लोग एक गलत भाषा बोलते हैं, रामदास स्वामी शिवाजी के गुरु थे। ये झूठ है। रामदास स्वामी इंडिपेंडेंट चिंतक थे, शिवाजी इंडिपेंडेंट राजा था। ये दोनों का संपर्क डायरेक्ट आने का प्रूफ उपलब्ध नहीं है, किंतु दोनों समकालीन थे और दोनों का विजन एक होने की वजह से एक मेक को पूरक थे, और दोनों ने एक मेक का हिंदवी स्वराज्य के लिए एडवांटेज लिया, हम इतना ही बोलेंगे। तो मैं रामदास स्वामी को शिवाजी का गुरु इस नाते एक्सेप्ट नहीं करता। रामदास स्वामी एक इंडिपेंडेंट एक व्यक्तिमत्व है। तो हेडगेवार जी के बेसिकली ये दो हीरोज है। अब यानी ये दो हीरो का हेडगेवार जी पर प्रभाव है। अब संघ निर्मिति के प्रयास के पहले हमको एक पॉइंट पर जाना पड़ेगा कि ये जो भारतीय सभ्यता है, आप इसको भारतीय बोलो, हिंदू बोलो, इंडियन बोलो, शब्द के बारे में मेरा आग्रह कुछ नहीं है, लेवल आपका, किंतु ये सभ्यता 35,000 साल पुरानी है। ये सभ्यता का जो पहला सिविलाइजेशन था वो जंगल सिविलाइजेशन है। वैदिक लिटरेचर में रान सभ्यता के असंख्य प्रूफ मिलते हैं, और दुनिया का रांटी सभ्यता और भारत के रांटी सभ्यता का एक फर्क है। दुनिया में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी सूक्ष्म अश्मयुगीन हथियार। भारत में साउथ एशिया में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो हम भारतीय लोगों को गौरव से बोलना चाहिए कि हम जब रांटी थे उस समय भी दुनिया में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस थे। इसके बाद में 10,000 साल की आर्य सभ्यता है। अब फिर से ब्रिटिश लोगों ने जो गलतफहमी फैला के रखी है, और हमारे यहाँ आज भी ब्रिटिश एजेंट जीवित है, एक्टिव है, वो आज भी आर्य इन्वेजन थ्योरी की गलत भूमिका लेते हैं। अब ज्ञान सूर्य अंबेडकर जी का 1946 का बुक है हु वेर द शूद्राज। वो किताब में दो चीज है, आर्य इन्वेजन थ्योरी ब्रिटिशों की क्रिमिनल अप्रोच है, और दूसरा पॉइंट है आर्य शब्द तैयार कैसा हुआ, उन्हें मैक्स मुलर को कोट किया है, और आर धातु से आर्य होता है। आर्य का मतलब कृषि क्रांतिकारी। तो आर्य सभ्यता का मतलब जो 10,000 साल की है वो सिर्फ भारत की नहीं है, वो एशिया की है। तो 10,000 साल की आर्य सभ्यता ये हमारी सभ्यता है, यानी 35,000 साल के बाद में आखिरी के 10,000 साल हमारी आर्य यानी कृषि सभ्यता है। हमने एक पॉइंट पर कॉलर टाइट करना चाहिए। 500 बीसी यानी 2,500 साल पहले दुनिया के जो जितने रिलीजन्स है, ये रिलीजन की मूवमेंट भारत में शुरू हुई महावीर जी और बुद्ध जी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म 500 बीसी का है, यानी दुनिया को सबसे पहले रिलीजन देने का क्रेडिट भी भारतीय सभ्यता को जाता है। तो यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और महावीर, बुद्ध और पतंजलि इनकी 10,000 साल की विचार प्रक्रिया की अहिंसा देन है, यानी दुनिया में पतंजलि, बुद्ध, महावीर के अलावा अहिंसा पर भूमिका लेने का मॉरल राइट किसको नहीं है। तो अहिंसा जो गांधी जी की आज मानी जाती है, ये 2,500 साल पुरानी है। तो यह भारतीय सभ्यता। अब एक बात सच है, औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं हुई, यूरोप में हुई। भारत में क्या था, भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, किंतु भारत काश्तकार लोगों का देश था, ये गलत फहमी है। जिन्होंने पढ़ाई की उनको ध्यान में आएगा, वैश्य समाज या कारागिर समाज, आर्टिजन समाज, इनके वैल्यू एडिशन की वजह से हम 2,500 साल से वैभवशाली है। सिर्फ
कृषि के भरोसे नहीं है। कृषि सभ्यता का ये जो वैल्यू एडिशन है वैश्य समाज का और आर्टिजन क्लास का, हम जिसकी वजह से हम सुपर रिच हुए, वर्ल्ड मानता है। 2000 साल भारत का जीडीपी वर्ल्ड में नंबर 1 था और मेजर था, किंतु औद्योगिक क्रांति का 100% क्रेडिट यूरोप को जाता है। और हम पारतंत्र में जरूर थे, किंतु पारतंत्र का हमको एक फायदा हुआ। पारतंत्र का फायदा क्या हुआ? यूरोप अमेरिका की औद्योगिक क्रांति जो हुई तो उनका लेबर फोर्स अफ्रीका का था। ये खुद को बड़े बोलने वाले लोग ये मानव को जानवर जैसा औद्योगिक क्रांति में यूज करते थे, और उन्होंने अफ्रीका के मानव को जानवर करके रखा औद्योगिक क्रांति में। किंतु ये लोगों ने भारत का जो साइंस टेक्नोलॉजी है, भारत का जो मेंटल मॉडल है, उसका औद्योगिक क्रांति में फायदा लिया और हमारे पर राज करते समय उनकी यूरोप की औद्योगिक क्रांति यूरोप के साथ में भारत में भी आ गई, तो हम औद्योगिक क्रांति में भी आगे बढ़ गए, अग्रसर हुए। तो हेडगेवार जी पर मैं आता हूं। तो हेडगेवार जी भारत के बारे में सोचते समय वो सोचते थे भारतीय सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता 35,000 40 साल पुरानी है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी बतला दिया। तो हेडगेवार जी के दिमाग में पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि उनका एक रिटर्न वाक्य है, ब्रिटिश लोगों को जो हम पर आज राज कर रहे, ये ईश्वर ने हमको ब्रिटिश नाम का एनिमी दिया। यानी वो इंग्लैंड को एनिमी बोलते थे, किंतु ईश्वर की देन बोलते थे कि इनकी वजह से उनके जो प्लस पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के, वो हमको मिल गए। और हेडगेवार जी ने स्पष्ट रूप से संघ निर्मिति के पहले लिख के रखा है कि ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के, यूरोपियन लोगों की औद्योगिक क्रांति की जो सद्गुण है हम लेंगे, किंतु उनका फिर से एक पॉइंट है, हम औद्योगिक क्रांति की कार्बन कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं करेंगे। हम औद्योगिक क्रांति को डाइजेस्ट करते हुए हम पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जाएंगे। तो उनके मेंटल मॉडल में पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जिसको आज की भाषा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यह शब्द उस समय नहीं था, किंतु पोस्ट इंडस्ट्रियल शब्द और कंसेप्ट थी। ये उनके मेंटल मॉडल की एक विशेषता है। और एक विशेषता है, उनका एक स्पष्ट पॉइंट था कि भारत पर 3 साम्राज्यवादी शक्तियों ने हमको गुलाम किया है। एक यूरोपियन औद्योगिक शक्ति थी जिन्होंने हमको गुलाम किया था। इसके साथ साथ में इस्लाम की जो एक साम्राज्यवादी शक्ति है, उन्होंने भी हमको गुलाम किया था। क्रिश्चियन साम्राज्यवादी शक्ति ने भी गुलाम किया था। और हेडगेवार जी का एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, क्रिश्चियन रिलीजन, भारतीय क्रिश्चियन लोग और क्रिश्चियन साम्राज्यवाद, ये तीनों कंसेप्ट उनके लिए अलग अलग थी। मुस्लिम साम्राज्यवाद, मुस्लिम भारतीय व्यक्ति और इस्लाम नाम का रिलीजन, हेडगेवार जी तीनों को अलग ढंग से दिखते। तो उनके मेंटल मॉडल में ये 3 साम्राज्यवाद, औद्योगिक, क्रिश्चियन और मुस्लिम साम्राज्यवाद के हम गुलाम बने थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब हम स्वतंत्र बनेंगे तो फिर से हम पर गुलामी ना थोपी जाए। हम अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद में हम फॉरएवर के मुक्त होने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में था। और ये तैयार होने के लिए उनके मेंटल मॉडल में क्लैरिटी थी। और आरएसएस, यह जो उनका प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेंटल सॉफ्टवेयर है, ये पोस्ट साम्राज्यवाद का, पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, साम्राज्यवादी चिंतन के बाहर जाने वाला एक वैश्विक चिंतन है। ये उनके मेंटल मॉडल की अगर हम विशेषता ध्यान में ले, तो उन्होंने जो संघ को जो विकसित किया, ऑर्गेनाइजेशन को विकसित किया, वो जानते थे कि हम क्रांतिकारी बन गए। तो क्रांतिकारी बनने की वजह से
गुस्सा तो हमारा निकल जाएगा, किंतु हम शक्तिशाली शक्तियों को हरा नहीं पाएंगे। उनको ये भी पता था नहीं, कि मूल सवाल अगर ये है जी, मैं मूल सवाल जो लोगों का है वो ये है कि भाई उस समय जब संघ बनाया गया, उस समय हेडगेवार जी कांग्रेस में थे। कांग्रेस एक राजनीतिक आंदोलन कर रही थी, स्वराज की अवधारणा के साथ कर रही थी, गांधी के ग्रामीण विकास के थॉट के साथ काम कर रही थी, सबको साथ लेकर चलने के काम कर रही थी। और खुद हेडगेवार साहब ने नागपुर अधिवेशन में कई प्रस्ताव रखे थे। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको अलग संगठन बनाना पड़ा? क्यों कांग्रेस से अलग संगठन की जरूरत पड़ी? ये आपका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने देश स्वतंत्र होने के बाद में 29 जनवरी 1948 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को विसर्जित किया था। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिग बॉस गांधी जी, जिनका हेडगेवार जी और संघ से डायरेक्ट संबंध था, उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि देश स्वतंत्र होने के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये प्लेटफॉर्म है ऑल इज्म ऑल चिंतक लोगों का। यह फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में ये स्वतंत्र भारत में नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक अलग संस्था या विचार करना ही पड़ेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हेडगेवार जी थे, उनको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशों के विरोध में एक लड़ने वाला हथियार है। देश स्वतंत्र होने के बाद में ये हथियार स्वतंत्र भारत के काम में नहीं आएगा, उस समय स्ट्रेटेजी अलग होगी। उनको ये भी ध्यान में आ गया कि क्रांतिकारी लोगों का, वो क्रांतिकारी भी थे, यह प्रोग्राम स्वतंत्र भारत में चल नहीं सकता। उनको ये भी ध्यान में आ गया कि हमको सिर्फ राजकीय स्वातंत्र नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे सामाजिक पारतंत्र भी है, अस्पृश्यता है, दोष है। तो हमको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर दृष्टि से स्वतंत्र भारत में अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। तो उनके ध्यान में आ गया कि आज की कांग्रेस स्वतंत्र भारत में नहीं रहेगी या काम की नहीं, आज के क्रांतिकारी स्वतंत्र भारत के लिए काम की नहीं, स्वतंत्र देश यानी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आवश्यक है। आज के फ्रीडम स्ट्रगल में समरसता या हिंदू समाज के दोष दूर करना ये आवश्यक है, किंतु भविष्य में ये दोष दूर करने के बाद में हमको एक पॉजिटिव एंगल, युगानुकूल कदम डालने पड़ेंगे करके उन्होंने जो आरएसएस की डेवलपमेंट की, यह आरएसएस की डेवलपमेंट स्वतंत्र भारत की क्या आवश्यकता रहेगी इसका चिंतन करते हुए उन्होंने आरएसएस को निर्माण किया है करके। आरएसएस कांग्रेस से निर्माण हुई किंतु अलग हुई। आरएसएस क्रांतिकारी लोगों के साथ थी किंतु अलग थी। आरएसएस सामाजिक परिवर्तन चाहती थी किंतु वहां सीमित नहीं थी। तो अब आरएसएस को एक स्वतंत्र देश की आवश्यकता डिमांड में रखते हुए और डिमांड की नीड रखते हुए उनके मेंटल सॉफ्टवेयर में पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पोस्ट साम्राज्यवाद, स्वतंत्र भारत के लिए नए युग निर्माण करने वाली एक एक्टिविटी की जरूरत थी। और भारतीय लोगों में एक पॉइंट था जो हेडगेवार जी के मेंटल मॉडल में इंपॉर्टेंट था। हमारे यहाँ दशावतार कंसेप्ट है, हमारे यहाँ परशुराम के बाद में परशुराम नहीं है, राम के बाद में कृष्ण है, कृष्ण के बाद में बुद्ध है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, महाभारत में राम चलने नहीं वाला और महाभारत के बाद में कृष्ण जी चलने नहीं वाले, तो बुद्ध के बाद में बुद्ध चलने नहीं वाले। तो नए अवतार की जरूरत होती है। यह भारतीय जनमानस पढ़ाई की वजह से, ज्ञान की वजह से जानता है करके हेडगेवार जी का मेंटल मॉडल स्वतंत्र भारत की भविष्य की रिक्वायरमेंट देखते हुए एक ओपन सिस्टम करके एक संगठन डेवलपमेंट करना, ये मेंटल मॉडल पर आधारित था। और
47 से आज तक संघ परिवार के जो परिवर्तन हुए उनका मेंटल मॉडल सक्सेसफुल हुआ। और मैंने पहले भी बोला, आज रिपीट कर रहा हूं, हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस, ये 100 साल में 70 साल उनके इन्होंने साथ संघ को विकसित किया है। तो आखिरी के 30 साल में, अब 25 साल आप जानते हो, तो कहने का मतलब हेडगेवार जी का मेंटल मॉडल चल रहा है। स्वतंत्र भारत की जरूरत देखते हुए, स्वतंत्र दुनिया की जरूरत देखते हुए थर्ड वेव का मॉडल, पोस्ट इंडस्ट्रियल मॉडल था। ये उनके मेंटल मॉडल की विशेषता मैं संघ की और भारत की पढ़ाई करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत करना पसंद करूंगा। सर ठीक है, ये जो जितना लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन सवाल इससे ज्यादा गंभीर है। जो सवाल आज भी संघ के सामने खड़ा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत का स्वरूप कैसा हो, क्या करना है, ये विचार से संघ को शुरू किया गया। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सर जब स्वतंत्रता का ही आइडिया नहीं था और कांग्रेस स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़ाई लड़ रही थी, तब आप उससे अलग हो गए और एक तरफ आप कहते हैं कि ब्रिटिश आपको दुश्मन लगते हैं। तो पहले दुश्मन से लड़ना कि पहले घर ठीक करना है? तो जो संघ पर आज भी आरोप लगता है कि इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में संघ ने हिस्सा नहीं लिया, और आप कह रहे हैं कि आजादी के बाद क्या करना है? आजादी तो मिली नहीं है प्रभु, हमें घर बना नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमको घर में सोफा कैसा लगाना है, लाइट कैसी लगानी है, इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेजॉरिटी नेहरू गांधी डायनास्टी के लोगों ने क्रिएट करके प्रोपोगंडा किया हुआ है। अब 1925 में संघ का जन्म है, 1930 में हेडगेवार जी 1 साल जेल में थे, वो कांग्रेस नेता करके जेल में थे। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1930 में आरएसएस का संबंध नहीं था, किंतु हेडगेवार जी का और स्वयंसेवक लोगों का संबंध था, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1942 में ये प्रूफ देने का ये आज का प्रोग्राम नहीं है। 1942 में इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट में कितना काम संघ ने किया, रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब मुझे एक मतलब ये पॉइंट, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट वापस किसने लिया? कांग्रेस ने, महात्मा गांधी। गांधी जी ने। यानी शुरू किया गांधी जी ने, वापस लिया गांधी जी ने। तो शुरू करते समय गांधी जी ने देश को विश्वास में लिया था क्या? और बंद करते समय देश के साथ में, समाज के साथ में इंटरैक्शन की थी क्या? नहीं। इसका मतलब 1942 में जो हुआ वो स्वतंत्र प्रज्ञा से अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया। तो संघ के सभी लोग स्वयंसेवक 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार जी 2 टाइम कांग्रेस नेता करके जेल में जा चुके थे। अब मैं 100 पुरावे दे सकता हूं, स्वयंसेवक इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ही फ्रंट है। अब हिंदू सभा कांग्रेस ने क्रिएट की, और हिंदू महासभा का फ्रीडम स्ट्रगल अलग ढंग का था। और डायनास्टी के लोग, स्वातंत्रवीर सावरकर ने देश के लिए क्या किया, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हिंदू सभा कांग्रेस वालों ने क्रिएट की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सावरकर फ्रंट पर थी। भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें एक जुड़ाव है कि गुरुजी ने, गुरु गोलवलकर जी ने साफ कहा कि भाई संघ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, स्वयंसेवक जो जाए वो जाए। तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि संघ उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि व्यक्तिगत स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे, हिस्सा ले सकते, हिस्सा लिया हुआ है, इसके असंख्य प्रूफ उपलब्ध है। आरएसएस ये बैनर पर संघ ने 100 साल में एक अपवाद अगर छोड़ दिया राम जन्मभूमि का, तो 100 साल में आरएसएस के बैनर पर संघ ने कुछ नहीं किया। किंतु स्वयंसेवकों ने प्रचंड कार्य 47 के पहले भी किया, बाद में भी किया। तो आपके ही क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि संघ ने क्या किया, तो ऑनेस्टली से जवाब है कुछ नहीं किया।
स्वयंसेवकों ने क्या किया, जो तो आप आरएसएस कहता है कि संघ एक कुछ नहीं साल करेगा, मुझे दीजिए, मैं प्रूफ देते रहूंगा। जी, आरएसएस जो कहता है कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो करेक्ट। तो बिल्कुल यही तो आपने बड़ा अच्छा बतलाया कि स्वयंसेवक हर चीज करता है, आरएसएस कुछ नहीं करता। ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है। यहाँ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को अगर हम समझ पाए तो हमको ध्यान में आएगा। अगर करंट उदाहरण लेना है, ट्रंप बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोल ही रहे और मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया। तो मोदी जी ने हर समय ट्रंप को जवाब देना ये ठीक नहीं उचित है क्या, इसको मैच्योरिटी हम कहेंगे क्या? किंतु ट्रंप को जवाब भारतीय सरकार ने दिया, ट्रंप को जवाब बीजेपी ने दिया, इंडिया ने दिया। तो जवाब दिया जाता है, कौन देता है, ये स्ट्रेटेजी होती है। तो संघ ने कुछ नहीं किया, रियलिटी है स्वयंसेवक हर चीज करते हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही पावरफुल है, रियलिस्टिक है। ये सिचुएशन एनालिसिस परफेक्टली जानने का प्रूफ है। चलिए, तो आज इतनी चर्चा करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे संघ को लेकर। बहुत अच्छी चर्चा रही है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और याद रखिए, संघ के कार्यक्रम को समझने के लिए और संघ के मायाजाल को समझने के लिए हर हफ्ते जुड़े रहिए देवदर साहब के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।